दो गरीब तीन अमीर बहू को मिला नेक। कांता नाम की एक औरत एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। पति पहले ही चल बसा था, तो उसके दो बेटे हितेन और रमेश उसका ख्याल रखते थे, जो कि किसी मिल में काम करते थे। वहीं तीनों बेटों ने पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया। दोनों बेटे गांव के आसपास गरीब लड़की से शादी कर लेते हैं, जो कि अपने साथ कुछ खास अच्छा दहेज नहीं लाती। कांता उन दोनों की मां को दहेज के लिए बहुत बोलती है, लेकिन दहेज गरीब लोग कहां से जुटा पाते, जिसके चलते कांता अक्सर अपनी दोनों बहुओं को ताने सुनाया करती थी। वहीं एक दिन तीनों बेटे शहर से अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर में आ जाते हैं। ये देख कांता कहती है, बस यही दिन रह गया था कि तुम तीनों शहर पढ़ने जाओ और अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ आ जाओ। कम से कम मुझे इतना तो बता देते कि मैं तेरी शादी में शामिल हो जाऊं। कोई बात नहीं माँ, हमें माफ कर दो। हमें फुर्सत नहीं थी कि हम आपको बताएं, और हम आपको सरप्राइज भी देना चाहते थे, इसलिए बताया नहीं। आप जानती नहीं है, आपकी ये तीनों बहुएं हैं ना, बहुत बड़े अमीर घर से हैं। 3 ट्रक भरकर दहेज भी आया है। सच बेटा, मेरी तीनों बहू अमीर हैं और दहेज लेकर आई हैं। एसी है उसमें और वो 2 दरवाजे वाला फ्रिज। इतना ही नहीं माँ, तुम्हारी तीनों बहू फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है। राशि बोलकर दिखाओ। हाय माँ जी, आई एम योर बहू एंड माय नेम इज राशि सुभाष कुपाड़िया एंड आई लव कुकिंग, डांसिंग। दिस इज माय यंगर सिस्टर श्वेता माही। हाय और रब्बा, बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी बहू इतनी अच्छी होगी। गोरी चिट्टी अमीर घर की, इंग्लिश बोलने वाली, मजा आ गया। तुम यहीं रुको, मैं गृह प्रवेश के लिए कलश लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बाहर ट्रक में बहुत सारा सामान भी होगा, कहीं गली का कोई ले ना जाए। मैं वो सारा सामान अंदर रखवाती हूँ और तुम दोनों, गुंजा सुमन, इन दोनों का गृह प्रवेश करो। जी माँ जी, अभी हम करते हैं। कांता की आंखों में दहेज का साफ लालच दिखाई दे रहा था। अपनी बहू का गृह प्रवेश करने के बजाय दहेज का सामान घर में रखवाती है। वहीं दोनों गरीब घर की बहू जिठानियां अपनी तीनों देवरानियों का गृह प्रवेश करती हैं। देवरानी जी अंदर आ जाइए और देवर जी के कमरे में जाकर आराम कीजिए। क्या तुम दोनों इस घर की बहू हो, हमारी जेठानी? या जस्ट टेल मी, बताओ। हाँ, हम दोनों तुम्हारी जेठानी हैं। व्हाट? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कचरा उठाने वाली औरतें हो। क्या माँ जी भी पता नहीं कैसे गरीब लोगों को अपनी बहू बनाकर रखा है। इससे हम तीनों का स्टेटस खराब हो जाएगा। Absolutely right, राशि एंड माही। Just come to the room। वैसे भी हम तीनों बहुत थक गई हैं, इतनी दूर से आई हैं। And listen, हमारे लिए आइस टी बना कर ले आओ। पर वो क्या होता है और कैसे बनता है, हमें नहीं पता। Oh God, तुम दोनों की शक्ल देखकर ही मुझे पता लग गया था कि गरीब भी हो, और अब पता चल गया गंवार भी हो। YouTube से ही देख लेना, समझ आई? ऐसा कहकर तीनों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दोनों बड़ी बहू फोन में देखकर उनके लिए जैसे तैसे आइस टी बनाकर उन्हें देती हैं, जिसे एक सिप पीकर ही वो गिलास को फेंक कर कहती हैं, यू छी, कितना गंदा बनाया है तुमने ये। कुछ करना नहीं आता, नौकर के लायक भी नहीं हो तुम लोग। क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? कुछ काम बिगाड़ा है क्या इन दोनों ने? हाँ माँ जी, इनसे कुछ बनवाया था, वो भी इनसे नहीं हुआ। Poor and illiterate people, let it be. We will order our iced tea online. गुंजा सुमन, तुम दोनों को अकल नहीं है कि नई बहू आई है मेरी? याद रखना, इन तीनों मेरी अमीर बहुओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। इस तरह कांता दहेज के लालच में अपनी तीनों अमीर बहू से कोई काम नहीं करवाती। उनका सारा काम दोनों गरीब बहुएं करती थी। साथ ही तीनों बहू और कांता मिलकर उन दोनों बहू पर अत्याचार करते थे। उन्हें खाना खाने भी नहीं देते थे। वो जिस काम को कर लेती थी उसे बिगाड़ कर दोबारा काम करने को कहते थे। क्योंकि वो गरीब घर से थी तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन आकर कहती है, अरे कांता, तेरी 3 अमीर बहू आ गई, तूने कोई पार्टी भी नहीं दी, ना मुंह दिखाई की रस्म रखी, और गरीब बहू लाने पर भी तूने कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि तुम अपनी 5 बहू की मुंह दिखाई की रस्म कर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कल ही 5 बहू की गोद भराई की रस्म रखती हूँ। 8 बजे आ जाना। उन 5 के पति तो नौकरी करने में ही व्यस्त रहते थे। वहीं 5 बहू की मुंह दिखाई के लिए शानदार सजावट हो रखी थी। आस पड़ोस की सारी औरतें उनके लिए शगुन लेकर आईं। तभी शीला कहती है, वही ऐसे ही चालू करेगी क्या फंक्शन? अरे 5 बहू से नचवा। अरे बहू जरा ठुमका तो लगा दो, लेकिन घूंघट में। सास के कहने पर पहले दोनों बहू नाचती हैं।
मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, मैं बची राम जी की कृपा से। अरे वाह बहू, ठीक ऐसे गांव की गवार की तरह दोनों नाच रही थी। अब हमारा डांस देखना। तभी गुनगुनाते हुए तीनों नाचती हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गोल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे। आहा, कितना अभद्र गाना गाकर अजीब तरीके से नाच रही तेरी अमीर बहुएं, लाज शर्म है या नहीं? अरे ये तो आजकल का फैशन है, इतना अच्छा डांस किया है, लो बहू मेरी तरफ से नेक। तभी बाकी औरतें भी पांचों बहुओं को नाचने का नेक देती हैं। फिर पड़ोसन दोनों गरीब बहुओं की शक्ल देखकर उन्हें कहती हैं, तुम्हारी शक्ल देखकर उतना ही शगुन दे रही हूँ बहू, तो ज्यादा अफसोस मत करना, ये लो 101 रुपया। फिर पड़ोसन तीनों बहू की शक्ल देखकर उन्हें एक एक सोने का हार और महंगी साड़ी देती हैं। वैसे बड़ी बहू से ज्यादा तुम तीनों सुंदर लग रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो बढ़िया नेक होना चाहिए। वही तो, हम तीनों बहनें हैं ही सुंदर, मोस्ट गॉर्जियस सिस्टर। अब मेरी बारी, मैं अपनी तीनों अमीर बहू को बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। ये लो तुम तीनों के लिए हीरो का हार, चांदी की पायल और ये 1001 रुपया। अरे अपनी दोनों गरीब बहुओं को भी तो कुछ दे दे। हाँ हाँ दे रही हूँ, ये लो तुम दोनों, ना तो तुम्हारे घर से दहेज आया और ना ही तुम इतनी अच्छी हो, इसलिए जो दूं ले लो, क्योंकि तुम मेरी अमीर बहू जितनी सुंदर नहीं हो। कोई बात नहीं माँ जी, आप हमें जो भी प्यार से देंगे हमें स्वीकार है। वैसे कांता जो भी कहो, तेरी दोनों बड़ी बहू मुझे बड़ी प्यारी लगती है, रंग रूप ना सही लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। इस तरह मुंह दिखाई में तीन अमीर बहुओं को अच्छा शगुन मिलता है, तो वहीं गरीब बहुओं को अच्छा नेक नहीं मिलता। वक्त गुजरता है, कांता की तीनों बहुएं उसका कोई काम नहीं करती थी, वहीं दोनों गरीब बहुएं उसकी पल पल सेवा करती थी, उसके हाथ पैर दबाती थी। वहीं बारिश होने के कारण आंगन में कांता फिसल जाती है। अरे राम, कोई बचाओ मुझे, अरे मोरी मैया, मैं तो फिसल गई, मेरी कमर टूट गई। भैया गुंजा बहू, सुमन बहू, राशि, माही, श्वेता, बचाओ। जहां तीनों अमीर बहू अपने कमरे में एक साथ नाच गाना करने में मशरूफ थीं कि कांता की चिल्लाने की आवाज सुनकर गुंजा और सुमन उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसके दवाई लगाती हैं। माँ जी आपके कहाँ दर्द हो रहा है, बता दीजिए तो उधर ही दवाई लगा दूंगी। पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ माँ जी। अरे नहीं नहीं, तुमने वैसे भी मुझे दवाई लगा दी और सहारा दे दिया, वरना वो तीनों बहू तो किसी काम की नहीं है, बस इंग्लिश बोल कर इधर उधर भटकती रहती हैं, मेकअप करेंगी और तुम पर हुक्म चलवा लो। दोनों ही मेरी बहू हो, उन्हें तो घर का कोई काम करना भी नहीं आता। मुझे माफ करना बहू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो माफी के लायक भी नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने इतना कह दिया वही बहुत है। अपने आप को बुरी सास मत समझना, आप बहुत अच्छी हैं। रही बात उन तीनों की, तो आप उन्हें डांटिए, आपकी डांट से वो जरूर काम करेंगी। एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें अच्छा नेक नहीं दिया था, हीरो की हार की असली हकदार तुम दोनों हो, ना कि वो तीनों। ऐसा कहकर कांता उन दोनों को हीरो का हार देती है। उसके बाद अपनी तीनों अमीर बहुओं पर वो हुक्म चलाती है। कांता का असली सास रूप देखकर तीन बहू लाइन पर आ जाती हैं और सुधरने के बाद अपनी दोनों जेठानियों के साथ घर के काम कराने में मदद करती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जोया नाश्ते की थाली लेते हुए अपने देवर के कमरे में जाती है और उसे पढ़ाई करते हुए देख उसे नाश्ता देती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे देवर जी, कितनी मेहनत के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक ना एक दिन तुम अपने सभी इम्तिहानों को पास करके ही रहोगे, ये मेरा अब तुमसे वादा है। और मैं खुदा से तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये नाश्ता खत्म करना होगा। ओहो भाभी, आपको मेरी इतनी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इस समय मुझे मेहनत करना बहुत जरूरी है, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अपनी परीक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा। प्यारे देवर जी, पहले ये नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मुझे नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। जोया नागार्जुन के टेबल पर नाश्ते की थाली रखकर अपने कमरे में नमाज पढ़ने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो पूजा की थाली तैयार ही नहीं की। माँ जी को पूजा की थाली तैयार करनी पड़ जाएगी। अभी नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास 10 मिनट है, मैं जल्दी से 5 मिनट में जाकर पूजा की थाली तैयार कर देती हूँ।
जोया ऐसा कहते ही घर के मंदिर में जाती है और वहां जल्दी से पूजा की थाली तैयार कर देती है। पूरी थाली फूलों से सज जाती है। तभी वहां कौशल्या आती है और जोया को कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नमाज पढ़ने का समय हो रहा है। चलो चलो तुम जाओ, ये सब तो मैं खुद भी देख लूंगी। कौशल्या ऐसा कहकर जोया को नमाज पढ़ने के लिए भेज देती है। जोया अपने कमरे में जाती है और नमाज पढ़ लेती है। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के लिए खुदा से दुआएं करती है। अल्लाह तेरी रहमत है जो तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। अल्लाह बस हमेशा मेरे परिवार की हिफाजत रखना। जोया नमाज पढ़ने के बाद घर के बाकी के कामों में लग जाती है। तभी वो अपनी सास कौशल्या से कहती है, अम्मी जान, मैं सोच रही थी कि आप मेरी देवरानी भी ले आओ इस घर में। कब तक हम इस तरह अपने देवर को परेशानी में देखें? हमसे और नहीं देखा जाता, और फिर कोई खुशी का मौका भी तो होना चाहिए। अरे बहू, तेरी बात को भला मैं टाल सकती हूँ क्या? तभी वहां पंडित आ जाता है और कौशल्या से कहता है, अरे भाई, जैसी जैसी लड़कियों की बात आपने की थी वैसी लड़कियों का रिश्ता मैं लेकर आया हूँ। आ जाओ बहन, देख लो। जोया, मैंने पहले ही पंडित को बुला लिया था। मुझे भी तुम्हारी तरह इस घर की बहुत फिक्र रहती है, और सबसे ज्यादा नागार्जुन की। तुम जाओ रसोई में जाकर विराज के लिए नाश्ता बनाओ, मैं लड़कियों की फोटो देख कर आती हूँ। कौशल्या की बात मानकर जोया खुशी खुशी रसोई में विराज के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद कौशल्या कई सारी फोटो देखने के बाद उनमें से एक फोटो पसंद करती है और पंडित से कहती है, पंडित जी, ये लड़की घर की बहू बनने के लायक लग रही है। ये काम करो, इस लड़की के परिवार से रिश्ते की बात शुरू करो। पंडित फौरन ही रिश्ते की बात शुरू कर देता है। कुछ ही समय में दोनों परिवारों के बीच में शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद कौशल्या अमृता को शादी करके अपने घर ले आती है। अमृता इस बात से बेखबर थी कि उसकी जेठानी मुस्लिम धर्म से है। आओ आओ, अंदर आ जाओ और यहाँ अपनी तशरीफ रखो। जोया, थोड़ी देर अमृता को आराम करने देते हैं। इतने में हम उसके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाते हैं। ऐसा कहकर कौशल्या जोया को लेकर रसोई में चली जाती है। वहीं अमृता को जोया के नाम और उसके बर्ताव से ये पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है, और वो अपने मन ही मन सोचती है, इस घर में मेरी जेठानी एक मुस्लिम लड़की है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? इन लोगों ने मुझसे झूठ कहा। अमृता पहले दिन से ही जोया से नफरत करना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से वो हर एक बात में जोया को ताने देना शुरू कर देती है। ची 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 ची, एक मुस्लिम लड़की के हाथों का बना हुआ खाना मैं कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं इनके धर्म में क्या क्या होता रहता है। जोया ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। अल्लाह तौबा, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी देवरानी हो, मतलब मेरी छोटी बहन। तुम्हें मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम जैसे मुसलमानों को कुछ नहीं हो सकता। अमृता, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें अपनी जेठानी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या के कहने पर अमृता चुप हो जाती है। कौशल्या और जोया को अमृता का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है, जिसके चलते कौशल्या अपने कमरे में जोया को लाने के बाद उससे कहती है, अरे बड़ी बहू, अपनी छोटी देवरानी की बातों का बुरा मत मानना। अभी वो छोटी है और उसे समझ नहीं है। देखो, कल मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों में मेरे आने से पहले सब कुछ सही हो जाए। अम्मी जान, आप मेरी परवाह ना करें। मैं अपनी छोटी देवरानी के साथ अच्छे से रहूंगी। आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा के लिए जाइए। अगले दिन कौशल्या तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही अमृता अपने रंग ढंग दिखाने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने हिस्से के काम भी जोया के ऊपर छोड़ देती है। देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जो कुछ काम बचे तुम खुद कर लेना। जोया अमृता से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिन प्रतिदिन अमृता बहुत अत्याचार उसके ऊपर करने लगती है। वहीं नवरात्रि आ जाती है, जिसके चलते कौशल्या फोन करके अमृता को नवरात्रि के व्रत रखने के लिए कहती है। वैसे भी ये बात मेरी सास को कहना नहीं चाहिए था। मैं तो खुद दुर्गा माँ को इतना मानती हूँ। उस दिन के बाद जब पहला नवरात्रा आता है, अमृता अपना पहला नवरात्र रखती है, जिसमें मंदिर की सारी साफ सफाई और उसकी पूजा की थाली सब तैयार करके जोया उसे देती है। अमृता पूजा की थाली में हाथ मार देती है और उसे गिरा देती है। तुम्हारी जितनी बदतमीज लड़की मैंने अभी तक इस दुनिया में नहीं देखी। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे मंदिर को अपवित्र करने की? चली जाओ यहाँ से और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अमृता जोया को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद मंदिर की साफ सफाई करके और अपनी दोबारा से पूजा की थाली तैयार करती है, जिसके बाद में दुर्गा माँ की पूजा करती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सारे नवरात्रि रखती है।
लेकिन जिस दिन नवमी का दिन होता है वो रसोई में दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए उनका प्रसाद बना रही होती है। आज तो दुर्गा माँ की 9 कन्या खुश हो जाएंगे, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाया है। अमृता प्रसाद बनाते बनाते अचानक से बेहोश हो जाती है। ये सब जोया देख लेती है और वो उसे किसी तरह उठाकर कमरे में ले आती है। अल्लाह, ये क्या, मेरी देवरानी बेहोश हो गई। अब मैं ही माता रानी का भोग बनाकर कन्या जमा देती हूँ। जोया प्रसाद बनाने के बाद 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन खिलाती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर में नारियल का पानी ले जाकर अपनी देवरानी के मुंह में डाल देती है, जिसके चलते उसे होश आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना आज नौमी है और मैं बिना माता रानी की 9 कन्याओं को भोजन खिलाए अपना व्रत नहीं खोल सकती थी। तुमने ये क्यों किया? अमृता, एक बार तुम बाहर तो आओ, तुम्हारा व्रत तो पूरा हो चुका है। अमृता बाहर आकर 9 कन्याओं को भोजन खाते हुए देखती है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपने धर्म का मान रखते हुए भी मेरे धर्म को पूरी तरह निभाया और कोई भेदभाव नहीं किया। मैं जब से इस घर में आई हूँ हमेशा आपके साथ भेदभाव करती रही और आपके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। जब खुदा ने ही हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? जब मैं इस घर में आई थी तभी से मैं इस घर की हर एक परंपरा और धर्म को मानती आ रही हूँ। मेरे लिए उतना ही पाक तुम्हारा धर्म है और उतना ही मेरा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी देवरानी हो, यानी छोटी बहन। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहुत अच्छी जमने लगती है। अमृता रमजान के रोजे में जोया की सुबह की सहरी बनाकर उसे देने लगती है और उसकी हर एक काम में मदद भी करती है, जिसके चलते वो जोया के साथ ईद खुशी खुशी मनाती है।